नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। एक बार बता दीजिए आवाज़ के बारे में, उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। एक बार आपकी तरफ से थोड़ा सा अगर ये सहमति मिल जाती है कि आवाज़ आप तक आवाज़ ठीक तरीके से पहुंच रही है, तो अपन बात को स्टार्ट करते हैं। एक बार बता दीजिए ज्योग्राफी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। मैं बहुत अच्छा हूँ। राम राम, शुभ संध्या, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। चलो, आप सभी कह रहे हैं कि आवाज़ बहुत सही है, तो मैं भी थोड़ा निश्चिंत हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे टावरों को आवाज़ बड़ी कम आती है। ये बड़ी समस्या है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। तो देखिए, बात को शुरुआत कर रहे हैं हम। और विश्व भूगोल की यूनिट के आज आखिरी पड़ाव पे है। विश्व भूगोल पूरा हो जाएगा आज, हम पूरा कर रहे हैं। और इसके बाद अगले सप्ताह हम लेके आएंगे अर्थव्यवस्था की यूनिट को पूरा करेंगे। उसके बाद क्या करना है वो इकोनॉमिक्स की लास्ट क्लास के बाद तय करेंगे। और एक और छोटी सी बात कि जैव मंडल रह गया हमारा। विश्व इतिहास में आप भूगोल के अंदर जैव मंडल चैप्टर भी है। तो वो जैव मंडल चैप्टर मेरा इतना अच्छा नहीं है कि मैं आपको पढ़ाऊं। तो आप जो है एक दो दिन में लाइव क्लासेस लगाऊंगा मनीष जी सर की, जो आपको जैव मंडल को बढ़िया तरीके से समझा देंगे। ठीक है, आप उनके ऊपर भरोसा कर सकते हो, क्योंकि मैं भी भरोसा करता हूँ और आप भी भरोसा कर लेना। सवाल बाहर नहीं जाने देंगे मनीष जी भी। तो वो पर्यावरण का जो पोर्शन है हमारा जैव मंडल का, वो आप बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। तो जैव मंडल में क्या पढ़ना है वो मनीष जी आपको बता देंगे, और मनीष जी वो आपको सॉल्यूशन पूरा अच्छे से करवा देंगे, लाइव आके करवा देंगे। ठीक है, मेरी जगह 2 दिन वो क्लास लेंगे ज्योग्राफी की और जैव मंडल करवा देंगे। ठीक है, और जैव मंडल के साथ ही ये 5 नंबर की यूनिट बढ़िया तरीके से पूरी हो जाएगी। ये आपको सेकंड ग्रेड में भी बहुत फ़ायदा देने वाली है, क्योंकि सेकंड ग्रेड में भी वर्ल्ड ज्योग्राफी ऑलमोस्ट सारी है। ठीक है, तो आज हम चक्रवात और प्रति चक्रवात को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं इस बात को। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के सर अभी खुद कॉलेज लेक्चर की प्रिपरेशन में बिजी है, तो वो अभी क्लासेस नहीं ले पाएंगे। ठीक है, एसएसटी का बैच भी लेंगे हम, अभी नहीं लेंगे। अभी तो पहले रीट एक बार फ्री हो जाए, उसके बाद एसएसटी का बैच लेंगे। वहाँ पे मैं 4 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी। ठीक है, वो बैच लेंगे हम, डेफिनेटली लेंगे, बट वो अक्टूबर में लेंगे, फर्स्ट वीक के आसपास। ठीक है, तो अभी अपन बात को शुरुआत करने जा रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ मैं सारी चीज़ें ठीक चल रही होगी आपके। देखिए, हम कहाँ तक पहुँचे थे, मैं एक बार वापस थोड़ा सा देख लेते हैं हम। एक चक्रवात की तस्वीर थी, फोटो था इसमें, शायद हटा दिया इन्होंने। काफ़ी अच्छा फोटो था, चलो कोई नहीं, कल वाले से देख लेना। ये सब हमने देख लिया था। ठीक है, ये ब्यूफोर्ड स्किल भी हमने समझ लिया था। आज बात करेंगे हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संबंध में। कल की वीडियो में हमने पवनें पूरी करी और शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात पूरे किए थे। आज हम बात करने वाले हैं उष्ण कटिबंध चक्रवात के संबंध में। ठीक है,
ट्रॉपिकल साइक्लोन, उष्ण कटिबंध चक्रवात। देखो विद्यार्थियों, अगर आप आज मेरी पहली बार ये क्लास अटेंड कर रहे हैं तो मैं बता दूं, ये आज हमारा 10वां वीडियो है वर्ल्ड जियोग्राफी का, और 10 वीडियो में कंप्लीट चीज़ें करी हुई है। आप सक्सेस पॉइंट के चैनल के अंदर जियोग्राफी का एक फोल्डर है, उसमें जाके सारे के सारे चैप्टर अच्छे से देख सकते हो। ये हटेंगे भी नहीं, वहीं रहने वाले। आप आराम से उसके नोट्स भी बना सकते हो जो आपके भविष्य में भी एग्जाम्स में काम आएंगे। तो आज का वीडियो देखने से पहले आप पिछले वीडियोस सारे देख लेना, तो ये आज का वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात कि ये चक्रवात आते किस जगह पे, तो जैसा कि हमने कल ही बात कर ली थी कि ये चक्रवात आपके दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री से करीबन 30 डिग्री के बीच में, दोनों गोलार्ध के अंदर 5 से 30 के बीच में ये चक्रवात रहते हैं इन क्षेत्रों में। तो पहली बात आपको इसमें क्या ध्यान में रखनी है, पहली बात ये ध्यान रखनी है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का जो क्षेत्र होता है वो दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश रेखाओं के बीच में होता है, रेखाओं के मध्य। ठीक है, पहली बात। अगर शीतोष्ण की बात करें तो शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात थे, जो टेम्परेट साइक्लोन जैसे हम कहते हैं, उनका जो क्षेत्र था वो है आपके, अच्छा आज 11वां लेक्चर है, अच्छा सॉरी, तो 11, मैंने सोचा 10 वीडियो हुए। तो जो टेम्परेट साइक्लोन थे, जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात थे, वो आपके मैंने बताए थे 30 से 60 या 35 से 60 के आसपास के, तो वहां पे आते हैं। और ये आते हैं 5 डिग्री से 30 डिग्री। देखो 5 डिग्री लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 0 डिग्री के दोनों तरफ का ये 5 डिग्री का जो क्षेत्र है, यहाँ पे चक्रवातों का आपके अभाव देखा गया है, यहाँ चक्रवात नहीं रहते, रीजन साफ है, पूरा लो प्रेशर रहता है, आसपास हाई प्रेशर होता नहीं है, तो फिर वहाँ पे चक्रवात बनते नहीं। क्यों नहीं बनते, और भी अपन ने क्लियर कर लिया था। तो पहली चीज़ ये होगी, आप अगर नोट्स बनाते हो तो दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए साथ साथ में चलना। ठीक है, पहला तो ये हो गया कि क्षेत्र कौन से है। दूसरी बात कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, इसकी उत्पत्ति के कारण कौन कौन से हैं। जैसे जब हम शीतोष्ण चक्रवात पढ़े थे तो हमने उसमें ये कहा था कि जो दो भिन्न वायु राशियां अगर मिलती है तो उनकी वजह से आपके शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। ये तो बात हमने करी थी शीतोष्ण में। यहाँ पर उष्ण कटिबंध में ऐसा वायु राशियों का कोई ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं होता। यहाँ उत्पत्ति के कारण अलग है। क्या अलग है, तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति में वायु राशियां या वाताग्रों का कोई योगदान नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ शीतोष्ण कटिबंध में होता है। यहाँ पे किसका योगदान होता है, यहाँ पे उत्पत्ति के पीछे जो मेन कारण है वो ये होता है कि एक तो महासागरों का जल या महासागरों के जल का तापमान बढ़ जाता है। महासागरों का तापमान बढ़ना, ठीक है। तो महासागरों का तापमान जब बढ़ जाता है, जैसे अभी इन दिनों आपको पता होगा कि भूमध्य सागर के ऊपर, सॉरी रेखा के ऊपर अरब सागर के अंदर एक अभी चक्रवात आया था कुछ दिन पहले। तो जो अरब सागर के अंदर चक्रवात आया, तभी भूगोलवेताओं ने, जो जलवायुविद है, उन्होंने हमें ये कहा था कि सामान्यतः अरब सागर में चक्रवात नहीं आते क्योंकि इसका जल जो है वो थोड़ा सा कम गर्म रहता है, इतना ज़्यादा तापमान नहीं होता। लेकिन इस बार अरब सागर के अंदर एक अच्छा खासा शक्तिशाली चक्रवात आया, तो चिंता जाहिर करी जलवायुवेताओं ने कि ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अरब सागर का टेम्परेचर भी बढ़ गया है, और जिसकी वजह से क्या हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पे चक्रवात उत्पन्न हुआ। तो महासागरों का जब भी आपके चक्रवात तापमान बढ़ जाता है तो आपके किस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो आपके एक प्रकार से उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पहली चीज़ तो ये, ठीक है। अब इस तापमान का क्या सेंस है, तापमान का मतलब ये होता है कि आप मोटे मोटे तौर पे कर दीजिए 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना, ठीक है, ज़्यादा होना, ये मेन कारण है यहाँ पे इसका। और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा इतना याद रखना है क्योंकि अपन
12वीं तक एक हिसाब से चल रहे हैं, ताकि हमारे किसी भी प्रकार से समस्याएं जो है वो ना आए। बस एक खास बात ये ध्यान रखना कि इसमें जैसे कॉरियोलिस बल वगैरह है, इससे इन चक्रवातों की गति, इनका पवनों का इस प्रकार से चक्रीय रूप में प्रवाहित होना ये जरूर होता है, लेकिन चक्रवात की उत्पत्ति में इस बल का योगदान नहीं होता। मतलब समझ गए ना आप, चक्रवात की पवनों की गति इनके द्वारा तय हो सकती कोरियोलिस बल वगैरह की वजह से, लेकिन कोरियोलिस बल के कारण चक्रवात उत्पन्न नहीं होते। ठीक है ना, कोरियोलिस बल से क्या होता है, चक्रवात की गति जरूर प्रभावित होती है, चक्रवात की पवनें जो है चक्रीय रूप जरूर लेती है, लेकिन चक्रवात की उत्पत्ति में कोरियोलिस बल या विक्षेपण बल का कोई आपके इफेक्ट नहीं होता। अच्छा, एक चीज और, अगर कोरियोलिस बल से चक्रवात बनते तो फिर हर दिन ही चक्रवात आता, क्योंकि कोरियोलिस बल तो साल भर ही होता है। चक्रवात की एक अवधि रहती है, सामान्यतः आप देखोगे तो अगस्त सितंबर में या मई जून में जहाँ गर्मियाँ होती है उस समय भी चक्रवात आते हैं, अक्टूबर नवंबर के आसपास भी बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आते हैं। तो साल के पर्टिकुलर कुछ महीनों में चक्रवात रहते हैं, साल भर नहीं रहते। तो इस प्रकार के कोरियोलिस बल वगैरह से चक्रवात नहीं आते, इनसे चक्रवातों की स्पीड जो है वो जरूर प्रभावित होती है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो उत्पत्ति का सबसे बड़ा कारण तो ये हो गया। अब इसके कारण क्या होता है, देखिए महासागरों का तापमान जब भी बढ़ता है, तो मैं एक चक्रवात की एक बना देता हूँ। जैसे ये लो प्रेशर का केंद्र है और पवनें इस प्रकार से अंदर की ओर आ रही है, केंद्र की ओर आ रही है। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध की स्थिति है जहां आपकी चक्रवात की दिशा घड़ी की सुइयों के विपरीत होती है। बाहर का क्षेत्र जो है वो विद्यार्थियों परिधि कहलाता है। ठीक है, और अंदर का जो है ये केंद्र कहलाता है। बाहर होता है आपके हाई प्रेशर का एरिया, अंदर होता है लो प्रेशर का एरिया। फिर आगे देखिए ये जो रेखाएं मैंने बनाई है इन्हें हम समदाब रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, समदाब रेखाएं कहते हैं। तो आप समझते जाना, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आगे आने वाली है। होता क्या है, होता ये है कि जब बाहर से पवनें जो है ये अंदर की ओर जाती है, और अंदर यहाँ पे जब केंद्र की ओर जाती है तो केंद्र से पवनें ऊपर की ओर उठती है, क्योंकि हमने वायुदाब में पढ़ा था कि जब भी पवनें बैठती है तो हाई प्रेशर होता है, पवनें ऊपर उठती है वो लो प्रेशर का क्षेत्र होता है। ठीक है, हाँ आगे देखिए, अब यहाँ से पवनें जो है वो आपके आरोहित होती है। यूं कहिए कि पवनों का क्या होता है, पवनें आपके आरोहण करती है, ऊपर की ओर गति करती है। यहाँ से ऊपर उठी हुई पवनें वापस परिधि पे आकर बैठती है, और जब वापस परिधि के ऊपर बैठती है तो ये पवनों का अवतलन हो जाता है। तो इस समय देखिए व्यापारिक हवाएं, जो आप सही कह रहे हैं, व्यापारिक हवाएं जो है ये भी आपके एक प्रकार से चक्रवातों की स्पीड को प्रभावित करते हैं, लेकिन चक्रवातों की उत्पत्ति का कारण नहीं होते, स्पीड को जरूर प्रभावित करते हैं। तो एक चीज स्पेशली ध्यान रखना कि चक्रवातों के दौरान क्या होता है, केंद्र जो है इस केंद्र से पवनें ऊपर की ओर प्रभावित होती है। केंद्र से पवनें जो है वो केंद्र से पवनें ऊर्ध्वाधर आरोहण करती है, ऊपर की ओर उठती है और वापस परिधि पर बैठ जाती है। ठीक है, परिधि पर बैठ जाती है, परिधि पर अवतलन करती है, बैठ जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे आपने देखा होगा कि जब भी चक्रवात आते हैं तो ऊपर चंद्रमा आभा मंडल सा प्रतीत होता है। एक चंद्रमा के और सूर्य के आसपास हमें ऐसे लगता है जैसे कोई आपकी एक आभा मंडल बना गया हो। ठीक है, हाँ एक आभा मंडल है वो ऐसे बन गया हो। तो आभा मंडल भी हमें इस उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में देखने को मिलते हैं। क्यों, क्योंकि ये हवाएं जो है ये ऊपर जाती है। तो अब देखिए ये बात आप अच्छे से समझते जाना, मैं एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो दो बातें आपको समझ में आ गई होगी कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहाँ बनते हैं और कैसे बनते हैं, इसके पीछे कारण क्या था। अब मैं यहाँ पे तीसरा पॉइंट और लेना चाहूँगा इसके बीच में कि जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है इनकी विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है, विशेषताएं भी हमारे को जाननी जरूरी है। तो तीसरे पॉइंट में हम क्या समझ रहे हैं, तीसरे पॉइंट में हम समझेंगे इसकी विशेषताएं। ठीक है, तुलनात्मक रूप से समझेंगे, दोनों में तुलना करते हुए समझेंगे। पहली विशेषता है इसकी, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है
ये चक्रवात किसी भी प्रकार की वाताग्र वगैरह का निर्माण नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनमें वायु राशियों का कोई योगदान आपके नहीं होता। सबसे पहली चीज तो विशेषता क्या होगी कि वाताग्र वायु राशियां वायु राशियां ये कुछ भी नहीं होता, वायु राशियों का निर्माण को योगदान नहीं होता, तो यहाँ पे वाताग्र वर्षा भी नहीं होती। ठीक है, ये विशेषताएं किसकी है? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की। इसकी दूसरी विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है ये तुलनात्मक रूप से छोटे क्षेत्र पे होते हैं। जैसे हमने शीतोष्ण पढ़ा था ना, तो शीतोष्ण में हमने देखा था कि वो आपके उनका क्षेत्र देखिए आप, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात यहाँ से बन के यहाँ तक चले जाते हैं। आप समझ सकते हो कि ये पश्चिम से पूर्व की ओर इतने लंबे चले जाते हैं, इस साइड से भी यहाँ से उत्पन्न होकर भी यहाँ तक पहुँच जाते हैं। ये पूरी इतनी लंबी दूरी तय करते हैं। ऐसी दूरी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात नहीं करते, तो वो आपके छोटे क्षेत्र पर होते हैं, छोटे क्षेत्र पे। और जब छोटे क्षेत्र पे होते हैं तो आसपास की जो समदाब रेखाएं हैं वो पास पास में होगी। समदाब रेखाएं कैसी होगी? पास पास में, निकट होती है, निकट होगी। और हमने आपको पता होगा पढ़ा था किसमें? वायुदाब के अंदर, कि जब समदाब रेखाएं निकट होती है, जब समदाब रेखाएं निकट होती है तो क्या होता है? जब समदाब रेखाएं निकट होती है तो उनके बीच की जो दाब प्रवणता है, दाब प्रवणता, ठीक है, दाब प्रवणता क्या है ये भी हम बात कर चुके। प्रेशर ग्रेडियंट आपको अच्छे से पता होगा। दाब प्रवणता कैसी होगी? अधिक होगी। जब आपके यूं कहिए कि जब समदाब रेखाएं पास में होती, मैंने बिल्डिंग का एग्जाम्पल भी दिया था, तो दाब प्रवणता कैसी होगी? अधिक होगी। अब जब दाब प्रवणता विद्यार्थियों अधिक होती है तो पवनों की गति हमेशा तेज होगी। चक्रवाती पवनों की गति कैसी होगी? गति अधिक होगी। और अब जब गति अधिक होगी तो निश्चित रूप से ये चक्रवात ज्यादा विनाशकारी होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? विनाशकारी होते हैं, विनाशकारी होते हैं। तो अब देखिए ये सारी विशेषताएं किसकी आती है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की। अब मैं वापस एक बार बता रहा हूं, इसका सवाल कैसे आता है परीक्षा में कि निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की विशेषता है। अब उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की अगर विशेषता अगर पूछे तो ये छोटे क्षेत्र में होते हैं। यहीं पर अगर मैं आपके लिखता शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बड़े क्षेत्र में होते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में समदाब रेखाएं दूर दूर होती है, और दूर दूर होने के कारण उसमें दाब प्रवणता कम होती है। दाब प्रवणता कम होने के कारण उसमें पवनों की गति भी कम होती है, और पवनों की गति कम होने के कारण वो कम विनाशकारी होते हैं। कौन से? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। यहाँ की अगर अपन बात करें तो ये छोटे क्षेत्र में होते हैं और समदाब रेखाएं पास पास में होती है, दाब प्रवणता अधिक होती है, पवनों की गति, ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है, अब आगे देखिए, ये होगी इसकी दूसरी विशेषता जो हमें याद रखनी है और काफी महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, उम्मीद करके चल रहा हूं कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आती है बात तीसरे पॉइंट की कि ये चक्रवात जो है इनकी और क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। अब ये चक्रवात जैसे ही आपके उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में, उपोष्ण कटिबंध का मतलब ये हुआ कि 30 डिग्री को जैसे ही पार करेंगे या सागरों से धरातल में प्रवेश करेंगे, धरातल में प्रवेश करेंगे तो ये कमजोर होकर खत्म हो जाते हैं। प्रवेश करते ही अवसान होना शुरू हो जाता है, करते ही अवसान शुरू हो जाता है। ठीक है, अवसान हो जाता है। इसका खास बात है ये कि जैसे ही देखो, मैं इनके बीच में एक रेखा बना देता हूँ, ये दूसरे पॉइंट की रेखा है, ये पूरी की पूरी। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हो गया अलग से। अब अपन देखते हैं चौथी विशेषता। समझ में आ रहा होगा आपको कि उपोष्ण कटिबंध या धरातल में प्रवेश करते ही इसका अवसान होना शुरू हो जाता है, मतलब ये धीरे धीरे खत्म होनी स्टार्ट हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात विद्यार्थियों कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो आपने देखा कि ऊपर के क्षेत्रों में है, यहाँ देखिए इन क्षेत्रों में, और यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे ठंड होती है। क्या होती है? ठंड होती है। और ठंड होने के कारण
ये आपके वर्षा भी कह सकते हो आप, और आप इसको कह सकते हो ओलावृष्टि कह सकते हो। तो ओलावृष्टि जैसी स्थितियां उत्पन्न कर देती है। लेकिन अगर अपन बात करें उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की, कौन से उष्णकटिबंधीय चक्रवात इस प्रकार की, क्योंकि गर्म क्षेत्रों में होते हैं और गर्म क्षेत्रों में होने के कारण इसमें आपकी हिम या ओलावृष्टि नहीं होती, हिम या ओलावृष्टि इसमें नहीं होती। जबकि आपके जो शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात है वहां पे हिम और ओलावृष्टि होती है, नहीं होती, बल्कि इसके स्थान पे, किसके स्थान पे, हिम या ओलावृष्टि के स्थान पे, इसके स्थान पर यहां पे कौन सी वर्षा होती है, संवहनीय वर्षा। कैसी वर्षा, संवहनीय वर्षा, जो तेज गड़गड़ाहट के साथ होती है, लाइटनिंग कंडक्टर के साथ में। लाइटनिंग कंडक्टर क्या, जो लाइटनिंग बोलते हैं उसे, बिजली कड़कना जैसे बोलते हैं, उससे वो होती है। ठीक है, 30 से 35 डिग्री के बीच में मरुस्थल क्यों होते हैं, ये मैं किसी पिछले लेक्चर्स में बात कर चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक है, वापस सारे लेक्चर देखोगे तो समझ में आ जाएगा। हिम या ओलावृष्टि नहीं होती, बल्कि यहाँ पे संवहनीय वर्षा होती है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात की संवहनीय वर्षा क्या होती है। संवहनीय वर्षा को मैं अगर सिंपल शब्दों में समझाऊं तो क्या होता है कि जैसे ही तापमान बढ़ेगा, तो तापमान बढ़ने के बाद जो नीचे जलीय क्षेत्र है, क्योंकि ये चक्रवात आते हैं ऑलमोस्ट महासागरों में आते हैं, तो जलीय क्षेत्रों के ऊपर तापमान जैसे ही बढ़ेगा तो वहां पे जल गर्म होकर वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में ऐसे ऊपर जाएगा। ऊपर जाकर जैसे जैसे ऊपर जाता है तो क्षोभ मंडल में आपको पता है टेम्परेचर कम होता जाता है, और क्षोभ सीमा के आसपास टेम्परेचर माइनस में अच्छा खासा चला जाता है। और फिर वो आपकी जब वाष्प ऊपर जाती है तो वो कम टेम्परेचर के कारण वाष्प संघनन करती है, जैसे अपन कहते हैं बादल बनना। संघनन करते वाष्प बादल के रूप में बन जाती है, फिर वो बादलों से हाथों हाथी क्या हो जाती है, वर्षा हो जाती है। तो वाष्पीकृत होना, वाष्प ऊपर जाना, संघनन से बादल बनना, बारिश होनी, बारिश का पानी फिर वाष्पीकृत होता है। इस हिसाब से एक क्रम चल जाता है, संवहन क्रम चलता है, और इस वर्षा को हम क्या कहते हैं, इस वर्षा को हम कहते हैं संवहनीय वर्षा। तो इस समय क्या स्थिति होती है, संवहनीय वर्षा होती है। इस बात को भी हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये इसकी विशेषताओं में चौथी विशेषता हो गई। हिम ओलावृष्टि नहीं होती है, उसके स्थान पे क्या होती है, संवहनीय वर्षा होती है। हाँ ठीक है, देखो किताब आप अगर पढ़ते हो तो बढ़िया बात है, बाकी अभी इतना टाइम है नहीं, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इससे प्रश्न मुझे नहीं लगता कि परीक्षा में बाहर जाएगा। किताब देख सकते हो, किताब मैंने देख ली ऑलरेडी 11 वगैरह की, तो आपको दोबारा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप में यूँ कह सकते हो कि पर्याप्त है। ठीक है, अब देखिए, तो 5वां बिंदु एक और समझ लेते हैं विशेषता का। एक होती है चक्रवात की आंख, दीवार, परिधि। ये 3 शब्द समझाता हूं। तो परिधि मैंने आपको बता दिया। चक्रवात की आंख जो है ये कौन सा क्षेत्र होगा, हमने पहले चक्रवात बताया था, तो मैं वापस बता देता हूँ, ये आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं। जैसे मान लो कोई ये लो प्रेशर का एरिया बन गया और इस प्रकार से अंदर पवनें आ रही हो, ये पवनें अंदर आ रही हो, तो बाहर का क्षेत्र परिधि कहलाता है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। और ये भाग जो है, ये अंदर का केंद्र, इसे अपन कहते हैं चक्रवात की आंख कहते हैं। काफ़ी यूँ कहिए कि यहाँ पे एक्टिविटीज़ बहुत कम होती है, क्योंकि लो प्रेशर का एरिया होता है, पवनें ऊपर की ओर जाती है, तो एक्टिविटीज़ कम होती है, इसलिए इसको चक्रवात की आंख कहा जाता है। और यहाँ से पवनें जो है कंटिन्यू क्या होती है, ऊपर उठती है और परिधि में आके पवनें बैठ जाती है। बस इतनी सी बात है। अब देखिए, अब जहाँ पवनें वापस बैठती है परिधि पर, उस क्षेत्र को हम ये कहते हैं चक्रवात की एक टाइप से दीवार बोलते हैं। ठीक है, कितनी देर से पूछ रहे हैं सर वाताग्र क्या, मैं बता देखो वो तो कुछ भी नहीं है, वायु का अग्रभाग, वात धन अग्र, तो ठंडी और गर्म वायु धाराएं, वायु राशियां जब टकराती है तो उसका आगे का भाग वाताग्र कहलाता है, और कुछ भी नहीं है।
ठीक है। तो ये हो गया इसका विशेषताएं सारी। तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात की मुख्य मुख्य विशेषताएं हो गई और इसमें हमने ऑलमोस्ट सारी बातें देख ली, ठीक है। अब देखिए वापस बता देता हूँ, क्षेत्र मैंने बता दिया, साथ साथ में इसके साथ मैंने शीतोष्ण का भी क्षेत्र बताया और उत्पत्ति का कारण हमने देख लिया। इसके अलावा हमने ये 5 इसकी विशेषताएं जो थी वो सारी देख ली, ये भी विशेषताएं आ जाएगी। साथ से इसको अपन ऐसे कह सकते हैं, ये 6ठी विशेषता, ये इसकी 7वीं विशेषता, ये इसकी 8वीं विशेषता और ये इसकी 9वीं विशेषता। तो ऐसे करके टोटल ये 9-10 विशेषताएं हैं, ये 9-10 विशेषताएं हैं जो हमें बढ़िया तरीके से तैयार करनी है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है, इन चक्रवातों के प्रकार कौन कौन से हैं, ये प्रकार भी हमें समझने काफी जरूरी है, ठीक है। अब आते हैं इनके प्रकार के ऊपर। अब अगर अपन प्रकार की बात करें, मेरी आवाज ठीक है, इतनी खराब तो नहीं है, सारे अच्छे से सुन रहे हैं। मुझे लग रहा है आप लोगों का फोन खराब है और मेरे ऊपर डाल रहे हैं सर आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। सही सी बताना, आपका फोन खराब है या स्पीकर हेडफोन खराब है या मेरे गले में ही दिक्कत है। मुझे यूं लगता है कि दिक्कत आपके फोन में ही आसपास कहीं है, ठीक है। अच्छा दिशा नहीं बताई ना, हाँ दिशा नहीं बताई, चलो इसकी दिशा भी बता देते हैं हम। अब एक और पॉइंट ले लेते हैं, इसका एक और पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे। अब इन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की जो दिशाएं होती है वो होती है आपकी 2 टाइप से, या तो ये उत्तर की ओर जाते हैं और या ये पश्चिम की ओर गति करते हैं, ठीक है। या पश्चिम की ओर और या फिर उत्तर की ओर, ठीक है। अब ये इस बात पे तय होगा कि ये पवनें किस ओर जाएगी, चक्रवात किस ओर जाएगा, उत्तर की ओर जाएगा या पश्चिम की ओर जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर जहां कहीं भी गहरा निम्न वायुदाब बनेगा, गहरा निम्न वायुदाब क्षेत्र जिस तरफ भी बनेगा पवनें उस तरफ जाएगी, ठीक है। तो उत्तर की ओर भी जा सकती, जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। अब हमने देखा था यहाँ पे वर्ल्ड के मैप में कि ये देखिए यहाँ अरब सागर में एक चक्रवात उत्पन्न हुआ और अरब सागर से चक्रवात आया राजस्थान की तरफ। देखिए किस तरफ गति करिए, उत्तर की तरफ गति करिए, ठीक है। तो देखिए ये उत्तर की ओर गति होगी। अब एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास चक्रवात बना और इसने गति करी है इस तरफ, देखिए किस तरफ, भारत की तरफ, इस तरफ। तो देख सकते हो आप कि या तो ये पश्चिम की ओर सामान्यतः गति करते हैं या उत्तर की ओर करते हैं। जबकि जो पछुआ हमने पढ़ा था, पछुआ का मतलब वो जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, वो चक्रवात आपकी गति इस टाइप से कर रहे थे, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर कर रहे थे। जबकि ये कैसे कर रहे हैं, ये या तो पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर आते हैं या फिर आपके उत्तर की ओर जाते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल ठीक था, ये गति आपके इस हिसाब से करती है। हाँ, ऐसा पॉइंट याद करवा दिया करो जैसे मेरे कुछ छूट गया हो। तो ये बात हो गई इसमें, ये हो गया इसका। फिर इनकी स्पीड कैसी होगी, ये इस बात पे तय होगा कि आपके वहां पे समदाब रेखाएं निकट है कि नहीं है, ये सारी चीजों से स्पीड उसकी तय हो जाती है। अब बात करेंगे आगे इनके प्रकार की कि कौन कौन से प्रकार है आपके उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मोटे तौर पे 4 भागों में बांटे जाते हैं, ठीक है। कितने? 4 भागों में। कौन कौन से? सबसे पहला प्रकार है इसका विक्षोभ, जैसे हम डिस्टरबेंस बोल सकते हैं, विक्षोभ को इंग्लिश में डिस्टरबेंस कहते हैं। और सर चक्रवात का स्थिर भाग कौन सा रहता है? लेट जुड़े हो शायद, मैंने कहा था अभी आपको कि जो चक्रवात की आंख होती है, केंद्र, यहां पे ऐसी क्रियाएं नहीं होती, तो वो सामान्यतः स्थिर रहता है, ठीक है। विक्षोभ की क्या विशेषताएं है? विक्षोभ की विशेषता ये है कि ये आपके सबसे कम विनाशकारी होते हैं, ठीक है। कारण क्या, देखिए ये यूं कहिए कि
2 समदाब रेखाएं होती है यहां पे। कितनी? 2 समदाब रेखाएं ही होती है और ज्यादा समदाब रेखाएं नहीं होती। समदाब रेखाएं, 2 समदाब रेखाएं होती है, पहली चीज तो ये। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये कि क्षेत्र विस्तृत होता है, लंबे क्षेत्र पर होता है। और तीसरी बात ये, विस्तृत क्षेत्र होता है, समदाब रेखाएं 2 ही होती है, और इसके अलावा जब क्षेत्र विस्तृत हो तो सबसे कम विनाशकारी होते हैं, पता भी नहीं चल पाता, विनाशकारी, सबसे कम विनाशकारी होते हैं। इन्हें हम कहते हैं विक्षोभ। तो जो विक्षोभ होते हैं, चक्रवातों के नामकरण का विद्यार्थियों एक अलग से वीडियो बन सकता है कि किस तरह से चक्रवातों के नामकरण होते हैं। हमारे 12 देश हैं टोटल, भारत, पाकिस्तान वगैरह, ये हिंद महासागर के, और इन 12 देशों के द्वारा 12-12 की लिस्ट दी जाती है। तो 164 की लिस्ट दी जा चुकी है और 164 की लिस्ट है अभी। तो जैसे जैसे जो आगामी चक्रवात आएगा उसका नाम ऑलरेडी पहले से तय हो रखा है। इसके नामकरण पे अलग कभी वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी उसके लिए एक सही उपयुक्त समय नहीं है ये। विक्षोभ के बाद में दूसरा जो चक्रवात आता है उसे हम कहते हैं डिप्रेशन या अवदाब। डिप्रेशन कह सकते हो इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं? अवदाब बोलते हैं। ये चक्रवात थोड़े से ज्यादा विनाशकारी होते हैं, या यूं पहले तो उसको ऐसे करो दो कि इनमें समदाब रेखाएं 2 या 2 से अधिक होती है। 2 से अधिक समदाब रेखाएं, 2 से अधिक समदाब रेखाएं होती है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि इसका क्षेत्र थोड़ा सा कम, और ये थोड़ी सी इसकी तुलनात्मक रूप से अधिक विनाशकारी, तुलनात्मक रूप से, या ऐसे ही लिख लो, ये भी कम विनाशकारी ही होता है, कम विनाशकारी ये भी। देखो कई बार क्या होता है कि कई दिन तक ऐसे डिप्रेशन की स्थिति बंगाल की खाड़ी में रहती है, और जब 13 देश है, देखना पड़ेगा, 13 देश भी हो सकते हैं एक बार। तो देखो अगर कई दिन तक डिप्रेशन की स्थिति रहती है तो फिर जितने भी जलवायु वैज्ञानिक है, जलवायु मौसम विज्ञान जो है, वो हमें चेतावनी दे देता है कि हिंद महासागर में या बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन की स्थिति बनी हुई है, अवदाब की स्थिति बनी हुई है, ये कभी भी चक्रवात में कन्वर्ट हो सकती है। और कई बार क्या होता है, वो चक्रवात में कन्वर्ट नहीं होती और अवदाब क्षेत्र खत्म हो जाता है और चक्रवात बनता नहीं है। तो दूसरा टाइप कौन सा हो गया? अवदाब टाइप हो गया। अब आता है तीसरा, ये अब देखो ये विनाशकारिता बढ़ती जा रही है और क्षेत्रफल घटता जाएगा, ठीक है। ये सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर फैलता है, थोड़े से कम। और अब मैं तीसरा जो नाम लिखने वाला हूं, इसे हम कई नामों से जानते हैं, हरिकेन, टाइफून, ठीक है, और इसको अपन विल्ली विल्ली भी कह सकते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में इसके अलग अलग नाम। इनकी क्या खास बात होती है, इनकी क्या क्या खास बातें अपन लिख लेते हैं। देखिए इनकी पहली खास बात, हरिकेन और टाइफून जो है, ये 2 या 2 से अधिक समदाब रेखा, उसकी जगह पे इनके अंदर क्या पॉइंट आ जाएगा कि यहां पर कई समदाब रेखाएं होती है, कई समदाब रेखाएं। पहली बात, कई समदाब रेखाएं होती है। दूसरी बात, ये अत्यंत विनाशकारी होते हैं, या यूं कहिए अधिक विनाशकारी होते हैं। समदाब रेखाएं पास पास में होती है और इस कारण क्या होता है, ये विनाशकारिता अधिक होती है। समदाब रेखाएं पास में होने के कारण इनकी जो आपके यूं कहिए स्पीड है, तीसरा पॉइंट में यहां लिख रहा हूं, इनमें हवाओं की स्पीड करीबन 100-120 किलोमीटर पर आवर घंटे के हिसाब से चलना शुरू हो जाती है। ये हवाओं की स्पीड हो जाती है 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। किसकी मैं बात कर रहा हूँ? ये मैं बात कर रहा हूँ हरिकेन वगैरह की, इनकी। तो ये ज्यादा अधिक विनाशकारी होते हैं। तो जैसे जैसे हम चौथे प्रकार पे आएंगे वैसे वैसे इनकी विनाशकारिता बढ़ती जाएगी, क्षेत्रफल घटता जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, 100-120 की गति से चलते हैं। उसके बाद में चौथा बिंदु इनका, जो कि हमारे लिए काफी ठीक ठाक महत्वपूर्ण है। अब ये इनके अलग अलग नाम क्यों हैं, हमने अलग अलग क्यों लिखा है इसको, तो इसको समझिए कि जो टाइफून नाम दिया ये यहाँ पे है, ये फिलीपींस,
चाइना सागर वगैरह, इन क्षेत्रों में ये टाइफून आते हैं। और यहाँ पे जो है इस जगह पे अमेरिका के दक्षिण में वगैरह में इसको हम क्या कहते हैं, हरिकेन कहते हैं, जो कि प्रशांत महासागर का उत्तरी और पूर्वी इलाका है और आपके कैरेबियन सागर के अंदर, यहाँ हरिकेन कहा जाता है, यहाँ इसको अपन टाइफून कहते हैं। ठीक है, और आपके नीचे ऑस्ट्रेलिया के इन इलाकों में जो आता है, यहाँ पे इसको ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं, विली विली कहते हैं। ठीक है, विली विली बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये जिन जिन जगहों से आता है, तो टाइफून जो है ये आपकी चीन, जापान, कोरिया, फिलीपींस, इन सारे देशों को प्रभावित करता है। तो चीन का सागर जो है, सॉरी ऊपर का जो, ये आप कह सकते हो, ये पूरा क्षेत्र, ठीक है, इसको हम यहाँ पे टाइफून कहते हैं, यहाँ पे इसको हरिकेन कहा जाता है, अमेरिका के दक्षिण के आसपास। ठीक है, तो मैं इनके नाम लिख लेता हूँ यहाँ पे। हरिकेन कहाँ कहा जाता है, तो आप कहोगे हरिकेन दो स्थानों पे कहा जाता है, प्रशांत महासागर का, सॉरी उत्तरी प्रशांत महासागर का पूर्वी भाग, और दूसरा कहाँ कहा जाता है, कैरेबियन सागर। बस एक चीज ध्यान रखना है, दोनों के दोनों जो इलाके हैं ये यूएसए का दक्षिणी भाग है या उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी भाग। ठीक है, यहाँ पे इनको क्या कहा जाता है, हरिकेन कहा जाता है। टाइफून कहाँ नाम आएगा, तो टाइफून आप कहोगे चीन के पूर्वी भाग, जापान से दक्षिणी भाग, कोरिया, ठीक है, फिलीपींस, ये क्षेत्र जो है, या अपन ये भी कह सकते हैं शॉर्ट में अगर कहें तो प्रशांत महासागर के उत्तर के पश्चिमी का भाग। ठीक है, क्या कह सकते हैं, दिशा में आप कहोगे प्रशांत महासागर का जो नॉर्थ पोर्शन है उसका कौन सा भाग, पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग में हरिकेन रहते, पश्चिमी भाग में क्या रहेंगे आपके, पश्चिमी भाग में रहेंगे टाइफून। तीसरा है विली विली, जो कहाँ कहलाता है, विली विली कहलाता है हमारे ऑस्ट्रेलिया के आसपास, इनको क्या कहते हैं, विली विली कहते हैं। और हिंद महासागर में इसको हम सामान्यतः चक्रवात कहते हैं। ठीक है, सामान्यतः क्या कहते हैं, चक्रवात बोलते हैं। हिंद महासागर के अंदर जो बंगाल की खाड़ी वगैरह में जो आते हैं उसे अपन चक्रवाती बोलते हैं। ये हो गया इसका तीसरा प्रकार। अब है इसका चौथा प्रकार। चौथा प्रकार है टॉर्नेडो। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़े क्षेत्र पे कौन सा आता है, विक्षोभ। उसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है अवदाब, जो अब देखो मैंने कहा ना 1 से 4 नंबर तक जाएंगे, वैसे वैसे क्षेत्र जो है वो उसका छोटा होता जाएगा और विनाशकारिता बढ़ती जाएगी। इस हिसाब से विक्षोभ सबसे अधिक क्षेत्रफल पर और सबसे कम विनाशकारी होते हैं, और टॉर्नेडो सबसे कम क्षेत्रफल पे और सबसे अधिक विनाशकारी होते हैं। ठीक है, टॉर्नेडो, अब देखो सबसे प्रचंड रूप है टॉर्नेडो, सबसे प्रचंड रूप है टॉर्नेडो चक्रवातों का। मैं लिख रहा हूं एक एक पॉइंट। सबसे प्रचंड, इसमें आपके समदाब रेखाएं बहुत अधिक होती है, समदाब रेखाएं अत्यधिक होती है, पहली चीज। दूसरी बात, बहुत निकट भी होती है। स्पीड जो है ये करीबन कई बार 800 किलोमीटर पर आवर तक भी चली जाती है, जरूरी नहीं है 600 से 800 तक रहती है। तो 600 से 800 के हिसाब से अगर हवाएं चलेगी तो आप समझ सकते हो कि स्थिति क्या हो सकती है। ऐसी गति से हवाएं चलती है। इसके अलावा सबसे ज्यादा कहीं प्रभावित करती है तो यूएसए अमेरिका को करती है, ऑस्ट्रेलिया को टॉर्नेडो बहुत प्रभावित करता है। तो इन दोनों क्षेत्रों को मुख्य रूप से टॉर्नेडो प्रभावित करता है। तीसरी बात, ये टॉर्नेडो कई बार एक साथ कई टॉर्नेडो आते हैं। ठीक है, एक साथ कई टॉर्नेडो आते हैं, और जब एक साथ कई टॉर्नेडो आते हैं तो हम उसको टॉर्नेडो विप्लव, टॉर्नेडो मिसाइल ऐसे नाम भी देते हैं। टॉर्नेडो विप्लव बोलते हैं, टॉर्नेडो मिसाइल भी बोल देते हैं। कई सारे एक साथ आ जाते हैं, पूरे अमेरिका को आपको पता है कि तहस नहस कर देते हैं, पूरे पूर्वी पश्चिमी तटों की हालत खराब कर देते हैं। सबसे कम क्षेत्रफल पे आते हैं और सबसे अधिक प्रचंड होते हैं, सबसे अधिक विनाशकारी होते हैं। ये बात थी किसकी, टॉर्नेडो की। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी विनाशकारिता को मापा जाता है फुजीटा स्केल से। कौन सी स्केल से, फुजीटा स्केल से इसकी विनाशकारिता को मापा जाता है। किसको, टॉर्नेडो को मापा जाता है।
तो विद्यार्थियों ये थे हमारे 4 प्रकार, समझ में आ गया होगा। विक्षोभ, अवदाब, हरिकेन, टाइफून, विली, चक्रवात, और चौथे नंबर पे कौन सा, टॉर्नेडो। तो समझ में आ गया होगा। आपसे छोटे छोटे सवाल पूछे जा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर कौन फैलता है, सबसे कम क्षेत्रफल पे कौन से होता है, सबसे ज़्यादा उसकी रेखाएं कौन कौन सी हैं, समदाब रेखाएं कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा विनाशकारी कौन से होते हैं, सारा मटेरियल मैंने इसमें क्लियर कर दिया है। ये चक्रवातों के प्रकार है, कौन से, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के प्रकार है विद्यार्थियों। और इसके अलावा अब बात आती है कि चक्रवातों के प्रकार हो गए, चक्रवातों की सारी विशेषताएं हो गई, तो ये चक्रवात अभी हो गए पूरे यहाँ पे, ठीक है। प्रकार हो गए, चक्रवातों की विशेषताएं होगी उष्णकटिबंधीय की, तो चक्रवात विद्यार्थियों यहाँ पे पूरा हो जाता है। और अब हम देखेंगे यहाँ पे प्रति चक्रवातों के संबंध में बात करेंगे, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि चक्रवात आपकी समझ में आ गए होंगे। और अब बात करेंगे हम कि एंटी साइक्लोन क्या होते हैं। रणनीतियों से कुछ नहीं होगा, 60 दिन की रणनीति, 20 दिन की। क्वेश्चन क्या करवाने, आप कह रहे क्वेश्चन करवा दो, टॉपिक रेडी कर लो। और ये प्रश्न करने से ठीक है, टॉपिक देखने के बाद में आप टाइम मिलता है तो प्रश्न कर लो, बाकी प्रश्न नहीं करने, हमें हमारा पाठ तैयार करना है। पाठ तैयार कर लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, अगर पाठ नहीं करोगे तो प्रश्न हजारों कर लो, सिलेक्शन वैसे भी नहीं होगा। इसलिए अच्छा है कि सबसे पहली चीज कि आप टॉपिक को बढ़िया तरीके से तैयार करो, मैं वो काम कर रहा हूं, ठीक है। अब हम आते हैं एंटी साइक्लोन के ऊपर, प्रति चक्रवातों के ऊपर, कि प्रति चक्रवात क्या होते हैं, ठीक है। प्रति चक्रवात क्या होते हैं, इसके ऊपर अपन बात करेंगे। और वायु की गति को किससे मापते हैं वो भी मैंने स्केल बता दी थी कल, इसलिए कहता हूं कि प्रश्न करने से पहले पिछले वीडियो सारे देख लेना, और देख लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अब प्रति चक्रवात की कुछ सामान्य बातें मैं पहले कर लेता हूं कि प्रति चक्रवात कैसे बनते हैं, क्या होते हैं। सबसे पहली चीज, जैसे ये है मान लो 0 डिग्री। अब 0 डिग्री के उत्तर में ये नॉर्थ हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध, ये साउथ हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब चक्रवात की जस्ट विपरीत स्थिति होती है आपके प्रति चक्रवात, इसलिए हम इसको प्रति चक्रवात कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें केंद्र में होगा हाई प्रेशर, और जैसा कि चक्रवातों के केंद्र में लो प्रेशर था, और बाहर कैसा होगा, परिधि भी होगा लो प्रेशर। अब देखिए, अब बात यह है कि हम समझते हैं अब कि दक्षिणी गोलार्ध में प्रति चक्रवात की स्थिति क्या होगी और आपके उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात की स्थिति क्या होगी, ठीक है। अब दक्षिणी गोलार्ध में अब बाहर की तरफ होता है लो प्रेशर, पवनें इस टाइप से बाहर आएगी, ठीक है। और हम अगर बात करें इसकी दक्षिणी गोलार्ध की, तो पवनें जो है विपरीत दिशा में बाहर निकलेगी, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल चक्रवातों का उल्टा करना हमारे को, ठीक है। बाहर की तरफ क्या होगा, लो प्रेशर। तो सबसे पहला पॉइंट, अब देखो ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात है, अब देखिए उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातों की जो दिशा होगी वो होगी आपके पूर्व से पश्चिम, या इसको आप कह दो कि घड़ी क्लॉकवाइज कह दो, घड़ी की सुई की दिशा के समान, क्लॉकवाइज, ठीक है। यहां पे है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्लॉकवाइज रीड के लिए ये सर आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत है ना सर, इतना कर तो लेना, फिर मेरे को पूछना सर बहुत है कि नहीं है, ठीक है। दक्षिणावर्त, इसको अपन दक्षिणावर्त भी कहते हैं, और ये विपरीत स्थितियां दक्षिणी गोलार्ध में रहती है, पश्चिम से पूर्व की ओर एंटी क्लॉकवाइज और वामावर्त, ठीक है, वामावर्त। तो अब पहला सवाल यहां पे ये बनता है कि प्रति चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में क्या रहती है और दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहती है। तो ये हो गया उत्तर तैयार। दूसरा प्रश्न ये होता है कि प्रति चक्रवात होते क्या है, जब कहेंगे कि केंद्र में हाई प्रेशर हो व परिधि पर लो प्रेशर हो,
तो इस स्थिति में पवने केंद्र से परिधि की ओर चक्रीय रूप में प्रवाहित होती है। क्या कहलाता है? प्रतिचक्रवात। ठीक है, ये हो गई हमारी परिभाषा। अब देखिए दो टाइप के सवाल तैयार हो गए कि प्रतिचक्रवात किसे कहते हैं। तो ये परिभाषा है कि केंद्र में जब हाई प्रेशर हो और बाहर जब लो प्रेशर हो, तो केंद्र से बाहर की ओर, परिधि की ओर जो पवनें चलती है चक्रीय रूप में, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिचक्रवात बोलते हैं। और प्रतिचक्रवातों की उत्पत्ति कैसे होती है, ये बनता है तीसरा सवाल। ठीक है, पहला सवाल क्या बनता है? इसकी परिभाषा से, यहां से बनता है। दूसरा सवाल बनता है इस जगह से, दिशाओं से। तीसरा सवाल बनता है इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति के कारण की अगर बात करूं तो वापस वही बात सेम आती है कि इसकी उत्पत्ति किसी तापमान वगैरह से प्रभावित नहीं होती। इसकी उत्पत्ति होती है आपके वायु के आरोहण और अवरोहण से। देखो, हवा जब ऊपर उठती है, नीचे बैठती है, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आपके प्रतिचक्रवात बनते हैं। तो सिंपल सा मैटर है कि पवनों का आरोहण व अवरोहण उत्पत्ति का इसका मुख्य कारण यही होता है कि जब पवनें ऊपर उठती है, वापस परिधि पे जाके नीचे बैठती है, तो धीरे धीरे सिचुएशंस क्या बनती है आपके, वहां पे उत्पन्न हो जाते हैं प्रतिचक्रवात। ठीक है, पहली बात। तो 3 सवाल तो यहां तैयार हो गए। अब बात करेंगे इनकी विशेषताओं की कि इनकी विशेषताएं क्या क्या है। अब चौथा सवाल विशेषताओं से बन सकता है। विशेषताएं, ठीक है, विशेषताएं कौन कौन सी ले सकते हैं? सबसे पहली विशेषता देखिए, सबसे पहली विशेषता, ये पटवारी में नहीं है बेटा, पटवारी में नहीं। देखिए, सबसे पहली विशेषता समझने से पहले अब यहां पे देखो हाई प्रेशर है, इसका मतलब क्या हुआ? पवनें नीचे आके बैठती है और बाहर लो प्रेशर है, तो सॉरी यहां बैठती है, यहां से पवनें ऊपर उठती है। अब कैसे होगा? देखिए, लो प्रेशर से अब यहां परिधि से ऊपर उठी हुई पवनें केंद्र पे जाके बैठती है। और चक्रवात में क्या हो रहा था कि केंद्र से ऊपर उठी हुई पवनें परिधि पे जाके बैठ रही थी। तो यहां पे क्या कंडीशन होती है? यहां पे कंडीशन ये होती है कि केंद्र परिधि से ऊपर उठी पवनें मतलब वहां क्या हुआ? आरोहण। ऊपर उठी पवनें केंद्र में बैठने की प्रवृत्ति रखती है। बैठने की प्रवृत्ति, अवतलन होता वहां पे, और केंद्र में बैठती इसीलिए तो वहां पे हाई प्रेशर है। और जब ये केंद्र में बैठती है तो सिंपल सी बात है, जब भी आपके पवनें नीचे बैठ रही हो, तो क्या होता है कि मौसम साफ रहता है। ठीक है, मौसम कैसा रहता है? साफ रहता है। मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, बादल नहीं बनेंगे। और चक्रवातों में क्या होता है? मौसम खराब हो जाता है, बहुत बड़े बड़े बादल बनते हैं, तेज गड़गड़ाहट होती है, सहवहनीय वर्षा भी यहाँ पे आना शुरू हो जाती है। तो मौसम, बादल नहीं बनते, और यूं कहिए कि मौसमी परिवर्तन बिल्कुल नहीं होते। मौसमी परिवर्तन नहीं। तो इसलिए हम चक्रवातों को कई बार क्या कहते हैं? मौसम रहित परिघटना बोलते हैं। क्या कहते हैं? मौसम रहित परिघटना। इसमें कोई मौसमी परिवर्तन नहीं रहते, मौसम रहित परिघटना, फिनोमेनन बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना विद्यार्थियों कि जब भी प्रतिचक्रवातीय स्थिति की बात करेंगे तो सिंपल सी बात आएगी
आपके उस समय शांत मौसम होगा एकदम, किसी भी प्रकार के ऐसे बादल वगैरह आंधियां वगैरह कुछ नहीं होती। ये बात मैंने आपको बताई थी। विश्व के जलवायु क्षेत्र पढ़े थे उस समय और भूमध्य सागरीय जलवायु पढ़ी थी उस समय हमने ये बात ऑलरेडी की थी। अब बात आती है दूसरी विशेषता, ये जनरली बनते कहाँ पे, जैसे अपन ने शीतोष्ण और बांटे थे ना, वैसे प्रतिचक्रवात कहाँ बनते हैं। प्रतिचक्रवात मैक्सिमम आपके शीत कटिबंध क्षेत्रों में बनते हैं। शीत कटिबंध क्षेत्र जो है आपके ऊंचे ऊंचे क्षेत्र, ठंडे प्रदेश, यूं कहिए कि 40 डिग्री के ऊपर के जो भाग है वहां पे बनते हैं। दूसरे वायुमंडल में भी बनते हैं, ठीक है, वायुमंडलीय क्षेत्रों में भी बनते हैं। दो टाइप के बांट सकते हैं हम, क्षेत्रों में बनते हैं। ठंडे प्रदेशों में बनते हैं क्योंकि वहाँ हाई प्रेशर लो प्रेशर जैसी स्थितियाँ होती है। आप देखिए 0 डिग्री के आसपास नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि वहाँ पे हाई प्रेशर ही नहीं है, और हाई प्रेशर नहीं है तो निश्चित रूप से वहाँ पे बनने का कोई भी सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके अलावा अगर आपसे पूछें कि चक्रवात और प्रतिचक्रवातों में अगर तुलना करें तो ज़्यादा क्षेत्रफल जो है सर्वाधिक, मैं कह रहा हूँ शीत कटिबंध में ही आते हैं सबसे ज्यादा। यहाँ पे ये चक्रवात जो है वो रहते हैं आर्कटिक क्षेत्रों में, वहां पे सबसे ज्यादा चक्रवात जो है वो आते हैं। इसके अंदर आभा मंडल नहीं बनते। अच्छा, मैं सारी चीजें आगे क्लियर कर रहा हूँ, आप टेंशन ना लें, एक एक चीज क्लियर कर रहा हूँ। तो एक तो बात होगी क्षेत्रों की, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब मैं आता हूँ इसके तीसरे बिंदु के ऊपर। अगर चक्रवातों और प्रतिचक्रवातों की बात करें तो ज्यादा क्षेत्रफल पर कौन फैलता है, तो चक्रवात जो है वो कम क्षेत्रफल पे रहते हैं। प्रतिचक्रवात जो है ये आपके प्रतिचक्रवात अधिक विस्तृत होते हैं चक्रवातों की तुलना में, ठीक है। तो प्रतिचक्रवात अधिक विस्तृत होते हैं, ठीक है। और कई बार तो इनका व्यास 9,000 किलोमीटर के आसपास हो जाता है। आप समझ सकते हो कितना ज्यादा फैलाव होता है इनका, पूरा का पूरा वायुमंडल क्षेत्रों में बहुत ज्यादा फैलाव होता है। ऊपरी क्षेत्रों में बनते हैं इतना ज्यादा, हमें इतना प्रतिचक्रवातों का देखने को नहीं मिलता। प्रतिचक्रवातीय दशाएं जो बनती है उस समय हमें इतना उसका नॉलेज नहीं होता, ठीक है। 9,000 किलोमीटर के आसपास इनका क्षेत्र बन जाता है। इसके अलावा इनमें किसी भी प्रकार के कोई यूं कहिए कि वाताग्र वगैरह नहीं बनते। हाँ, एक देशांतरी वाताग्र के अलावा कोई वाताग्र नहीं बनते, इनमें वाताग्र नहीं बनते। अपवाद है इसका, देशांतरीय वाताग्र कैसे? जब दो भिन्न प्रतिचक्रवात, अलग अलग प्रतिचक्रवात आपस में अगर टकरा जाते हैं तो देशांतरीय वाताग्र बना देते हैं, बाकी वाताग्र नहीं बनते। देशांतरीय वाताग्र बनाते हैं और वाताग्र नहीं बनाते ये, ठीक है। अगर दो भिन्न चक्रवात प्रतिचक्रवात टकरा दिए जाए तो निश्चित रूप से वहां पे एक टाइप से देशांतरीय वाताग्र जो है जो बन जाता है। अब प्रतिचक्रवातों की भी आकार होते हैं। कई प्रतिचक्रवात जो है वो आपके पांचवी विशेषता, कई प्रतिचक्रवात ओ आकृति के होते हैं और कुछ प्रतिचक्रवात वी आकृति के भी होते हैं, जिन्हें ट्रम्प व गर्थ भी बोलते हैं, ठीक है। ये प्रतिचक्रवातों के नाम है और इनके आकार कई बार ओ आकार के होते हैं, कई बार वो कैसे होते हैं, वी आकार के होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक आभा मंडल की बात आई थी कि क्या ये आभा मंडल भी बनाते हैं, तो यहाँ पे मैं स्पष्ट कर दूं कि प्रतिचक्रवात कोई आभा मंडल नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि प्रतिचक्रवात में हवाएं नीचे बैठती है और नीचे बैठेगी तो ऊपर आभा मंडल नहीं बनेगा। आभा मंडल बनाने के लिए हवाओं को ऊपर उठना जरूरी होता है, तो ये प्रतिचक्रवात किसी भी प्रकार का आभा मंडल नहीं बनाते। प्रतिचक्रवात आभा मंडल नहीं बनाते, ठीक है। प्रतिचक्रवात एक टाइप से यूं कहिए कि वाताग्र का मतलब होता है ठंडी और गर्म पवनें या दो भिन्न प्रकार की पवनें जब आपस में टकराती है तो बीच के क्षेत्र को, वायु के अग्रभाग को हम क्या कहते हैं? हम अग्रभाग को कहते हैं वाताग्र बोलते हैं, और वाताग्र कुछ भी नहीं है। बहुत परेशान लग रहे हैं लोग आजकल, तो हर किसी को जिसको भी पूछे सब परेशान है, जिंदगी में परेशान है लोग, पता नहीं क्यों परेशान है, ठीक है।
तो अब एक एक चीज को मैं वापस बता देता हूं, फिर हमारा ये मामला खत्म हो जाएगा। चक्रवात समझा दिए थे, प्रति चक्रवातों पे आए थे। तो देखिए प्रति चक्रवातों में दो टाइप के सवाल बनते हैं। सबसे पहला सवाल कि प्रति चक्रवात कहते किसे हैं, तब हम कहते हैं कि केंद्र से परिधि की ओर जो पवनें चलती है इस साइकिलिंग रूप में, या यूं कहिए कि घुमावदार तरीके से, उन्हें हम प्रति चक्रवात बोलते हैं। और इनकी दिशा क्या होती है वो हमने पहले क्लियर कर ली। उत्तरी गोलार्ध में ये दिशा रहेगी, दक्षिणी गोलार्ध में ये दिशा रहेगी। ये दूसरा सवाल बनता है। तीसरा सवाल बनता है इनका कारण क्या है। तो हम ये कहते हैं कि परिधि से उठी हुई पवनें यहाँ जाकर बैठ जाती है, ये सबसे बड़ा कारण होता है। पवनों का आरोहण और अवरोहण ये चक्रवातों का भी कारण होता है। आभा मंडल का मतलब ये होता है, मैं एक सामान्य भाषा में कहूँ तो जैसे आपने कोई ऐसे देवता के फोटो हम देखते हैं ना, तो उसके सर के पीछे एक आपके ऐसे चमकता हुआ सूर्य वगैरह दिखता है, वो आभा मंडल होता है वो। तो इस टाइप का सूर्य या चंद्रमा के दोनों तरफ एक परिधि बन जाए, एक प्रकार से एक पूरी की पूरी एक ऐसे लगे कि चारों तरफ से वो किसी से घिरा हुआ है, तो उसे अपन आभा मंडल बोलते हैं। तो यहाँ 3 सवाल बनते हैं। उसके बाद में हमने इसकी विशेषताओं से बात की कि इसमें होता क्या है कि परिधि से हवाएं ऊपर उठती है, परिधि से ऊपर उठती है हवाएं, आरोहण करती है और केंद्र में जाके बैठ जाती है। ये स्थिति होती है। इसके कारण क्या होता है, मौसम परिधि चक्रवातों में बिल्कुल साफ रहता है, बादल भी नहीं बनते और मौसमी परिवर्तन भी नहीं होते। अगर हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेगी तो ये सारी घटनाएं होगी, मौसम भी होगा, बादल भी बनेंगे और विभिन्न सारी आपके मौसमी परिवर्तन की घटना देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हवाएं केंद्र में आके बैठ रही है, इसलिए ऊपर मामला कैसा रहता है, बिल्कुल शांत मामला रहता है। तो कहीं पर भी ये लिखा है ना कि प्रति चक्रवाती दशाएं हैं, इसका मतलब ये समझना कि बरसात नहीं आएगी। अगर अखबारों में आ जाए कि प्रति चक्रवात बन गया है, इसका मतलब आप समझ जाना कि अभी बारिश होने वाली नहीं है। और अगर आए कि चक्रवाती दशाएं बन रही तो समझना कि बारिश भी आएगी, मौसम खराब भी होगा, बादल भी मतलब एक प्रकार से गड़गड़ाहट भी होगी, सारी चीजें हो जाती है। तो ये एक प्रकार से प्रति चक्रवात जो होते हैं मौसम रहित परिघटना होती है। ठीक है, जनरली यह शीत कटिबंध, आप यूं कह सकते हो कि जो क्षेत्र है ये क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बनते हैं। ठीक है, यहाँ बनते, बाकी वायुमंडलीय स्थिति में भी बनते हैं, क्योंकि टेम्परेचर की जब भिन्नता होती है तो वायुमंडल में भी हमें देखने को मिलते हैं ये। ठीक है, और क्या क्या विशेषताएं थी देखिए। इनका क्षेत्र ये ज़्यादा विस्तृत होते हैं, उष्ण चक्रवातों की तुलना में, वाताग्र नहीं बनाते। अगर 2 अलग देशांतर एक प्रकार से प्रति चक्रवात मिलते हैं तो सामान्य देशांतरी वाताग्र जरूर बनते हैं, बाकी नहीं बनते। इनकी आकार होता है, कोई प्रति चक्रवात इस आकार से हो जाते हैं, ओ आकार, कुछ वी आकार के होते हैं, तो उन्हें ट्रम्प व गर्त भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बातें थी प्रति चक्रवातों की। राजस्थान में एक बम्बूलिया आता है, बबूलिया, इस बबूलिये को भी प्रति चक्रवात कहा जाता है। ये छोटा प्रति चक्रवात है, बट कहा इसको भी प्रति चक्रवात ही जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास पूरी हो गई, ज्योग्राफी पूरी हो गई। अब आपके एक जो टॉपिक रहा हुआ है बायोग्राफी का, जब उसका वो मैं आपके क्लास की इन्फॉर्मेशन देके जल्दी करवा दूंगा। और अगले सप्ताह मेरी जो क्लास होगी वो होगी हमारे इकोनॉमिक्स की। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे से ये 10-11 जो वीडियो है इनको देख लेना, सारे अच्छे से नोट्स कर लेना। और इसके अलावा इस यूनिट में आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत मुझे महसूस नहीं होती, बाकी आप अच्छी तरीके से कर लेना। ठीक है, बबूलिया बतूलिया एक ही है, हर क्षेत्र में अलग अलग नाम देते हैं। हम हमारे बाड़मेर जैसलमेर में भूताड़िया भी बोलते हैं, बतूलिया भी बोलते हैं, कई जगह उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो वो स्थानीय नाम है, भूताड़िया, बबूलिया, बतूलिया, हर जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। और हाँ, ज्योग्राफी की PDF मैं आज आपके शेयर कर दूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे रहिए, मस्त रहिए।